सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 9th SS की क्लास में। आज हम लेसन प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इस लेसन में हम जानेंगे कि जैव विविधता में हमारे देश का स्थान क्या है। हमारे देश में कितने हजार तरह के पौधे पाए जाते हैं। देखिए, 47,000 तरह के पौधे हैं। उसके अलावा जो फूल हैं और वनस्पतियां हैं उन्हें देखिए, इसमें हम जानेंगे कि देशज वनस्पति विदेशज कौन सी है और उन सब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। लेसन है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इसकी स्लाइड्स ना बनाकर हम इसे डायरेक्ट बुक से ही करेंगे। देखिए, लेसन जैसे कि नाम है जैव विविधता, तो हम इसमें जैव विविधता के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 12 देश ऐसे हैं जिनमें जैव विविधता पाई जाती है। भारत उनमें से एक है। सबसे पहले हम देखते हैं पौधों के बारे में। 47,000 जातियों के पौधे हमारे भारत में पाए जाते हैं और विश्व में हम 10वें स्थान पे हैं। मतलब हमसे ऊपर 9 देश और ऐसे हैं जिसमें कि 47,000 से भी अधिक पौधों की जातियां पाई जाती हैं। और एशिया में हमारा स्थान कौन सा है? चौथा, पौधों की विविधता के मामले में। देखिए, भारत में 15,000 फूलों के पौधे हैं और विश्व के फूल के पौधों का 6% है ये पौधे। बहुत से बिना फूल के पौधे भी हैं, जैसे फर्न, शैवाल, कवक। अभी हमने देखिए पौधों के बारे में जाना, फूलों के बारे में। अब हम जानते हैं जानवरों के बारे में। भारत में 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। चलिए, इससे आगे हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे कि जंगलों में जो पौधे अपने पैदा हो रहे हैं उन्हें हम वनस्पति कहते हैं। लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी वनस्पति को हम क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति। विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल, बागान वनस्पति का तो भाग हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि ये जो फसलें हैं वो मनुष्य बो रहा है। तो ये जो फल और सब्जियां हैं वो वनस्पति के अंतर्गत नहीं आती। अब हम जान लेते हैं देशज वनस्पति किसे कहते हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारत की है उसे हम क्या कहते हैं? देशज। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज पौधे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैव विविधता के कारण क्या है? सबसे पहला धरातल या भूभाग, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि देखिए, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं। सबसे पहले उन्हें जानते हैं। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मैदान, शीतोष्ण कटिबंध एक प्रकार से वनस्पति तो नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव पर वनस्पति पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पर कृषि होगी। अगर उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पर जंगल, घास के मैदान होंगे जिनमें कि वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। अब हम जान लेते हैं मिट्टी के बारे में। देखिए, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह की मृदाएं पाई जाती हैं जिससे कि वनस्पतियां अलग अलग होती हैं। मरुस्थल में देखिए रेतीली मिट्टी मिलती है तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं। जिन स्थानों पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में मृदा की परत गहरी होती है तो वहाँ शंकुधारी वन होते। तो देखिए, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के पौधे उगते हैं।
जो रेतीली मिट्टी उसमें कटीली झाड़ियाँ। जहाँ नदियों का डेल्टा है वहाँ पर्णपाती वन। जहाँ पर्वत की ढलान है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगली चीज़ है जो जैव विविधता को प्रभावित करती है, जलवायु। जलवायु के अंतर्गत सबसे पहले तापमान। देखिए, तापमान के अनुसार ही जो वृक्ष हैं उस पर निर्भर करता है कि किस तरह के वृक्ष होंगे एक स्थान पर। वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। जो हिमालय पर्वत है उसकी ढलानों पर और प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर 915 मीटर से ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट होती है। वहाँ पे देखिए तापमान काफ़ी कम होता है जितनी हम ऊंची पहाड़ियों पर जाएंगे। तो तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन वनों में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि अगर उष्ण स्थान होगा तो वहाँ पर कैसी वनस्पति होगी, उपोष्ण होगा, शीतोष्ण या अल्पाइन। तो देखिए उपोष्ण में क्या होता है कि 24 डिग्री से अधिक तापमान होता है पूरे साल भर, और जनवरी में 18 डिग्री से भी अधिक, और यहाँ कभी कोई पाला नहीं पड़ता। देखिए जहाँ 24 डिग्री तापमान होगा वहाँ पाला तो नहीं पड़ेगा। अब है उपोष्ण, इसमें 17 से 24 और जनवरी में 10 से 18, तो कभी कभी इस पे पाला पड़ता है। अगली है शीतोष्ण, यहाँ पर 7 डिग्री से सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है, और जनवरी में -1 से -10 यहाँ पर पाला भी पड़ता है और बर्फ़ भी होती है। अगली है अल्पाइन, यहाँ 60 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तापमान, और जो जनवरी है उसमें -1 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। चलिए, जो वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं वो है सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र की ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए जो सूर्य का प्रकाश है वो भी वनस्पतियों पर प्रभाव डालता है। अगला है वर्षण, मतलब वर्षा अगर अधिक होगी वहाँ हरे भरे वन होंगे, अगर कम होगी तो वहाँ कटीली झाड़ियाँ, वो हमने पहले से ही पढ़ा है। भारत में सारी वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो जून से सितंबर तक, और जो पीछे हटता है उत्तर पूर्वी मानसून होता है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाएंगे, मतलब पूरा वनों से भरा हुआ होगा जहाँ वर्षा अधिक होगी, और जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ कम वन होंगे। चलिए इससे आगे हम देखते हैं। 2003 में वनों का क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्र जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भागों में तथा मरुस्थल जहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है। तो देखिए ये जो 68 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे वन फैले हुए हैं, तो वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं देखिए। चलिए आगे देखते हैं हम वनस्पतियों के प्रकार कि कितनी तरह की वनस्पति हैं। ये आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें वनों का क्षेत्रफल बता रखा है। देखिए आंध्र प्रदेश में जो वनों का क्षेत्रफल है वो 18%, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में 80%, असम में जो है आपका 36 से ऊपर है,
ऐसे ही बिहार में देखिए 10% से भी कम क्षेत्र में वन है। तो ये भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने कितने वन हैं उसका आपको दिया गया। देखिए जो सबसे अधिक वन है हमारे राज्य में वो है मिज़ोरम। 90% क्षेत्र में वन है उसके। चलिए अब हम वनस्पतियों के प्रकार जानें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। देखिए ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ऐसे हरे भरे वहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। देखिए ये जो वन हैं ये पश्चिमी घाटों में होते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में और तमिलनाडु के तट पर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में 60 मीटर या अधिक ऊंचाई तक जो वृक्ष हैं वो पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, इसलिए इसकी वनस्पतियां देखिए वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती हैं इनमें। और जो वन पाए जाते हैं वो हैं आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिकोना। और जो जानवर पाए जाते हैं हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन, गैंडा, एक सींग वाला, और एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलता है। चलिए अब आप देखिए ये मैप आपको दिया हुआ है प्राकृतिक वनस्पति का। जो ग्रीन है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। देखिए ये जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है आपका, जितना भी केरल, कर्नाटक, इधर से तमिलनाडु, तो इनमें ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और उससे थोड़ा अंदर चलेंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उसी एरिया में। उसके बाद पर्वतीय वन, नाम से ये अंडरस्टूड है कि जो हमारा पर्वत है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में। तो पर्वतीय वन वहाँ पर मेनली पाए जाते हैं, इधर से अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। अगला है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन देखिए आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में इस जगहों पर पाए जाएंगे। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो ये जहाँ रेगिस्तान होगा आपका, राजस्थान, गुजरात, वहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।